हेलो क्लास, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसे कि आपको पता है, हम यहाँ पर तैयारी करते हैं यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स 08 कोड के लिए, जिसमें हम कॉमर्स में नेट जेआरएफ सेट की तैयारी करते हैं। हम यूनिट 7 कर रहे हैं, जिसका नाम है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आज हमारी क्लास 6 है और हमारी जो क्लासेस होती हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में होती हैं। तो आपको लैंग्वेज से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी बैरियर नहीं होगा। इससे पहले हमने यूनिट 1 को एंड यूनिट 3 को पूरा कंप्लीट कर लिया है। जिन्होंने वो क्लासेस नहीं देखी हैं वो उनको भी देख लीजिए। उसके बाद हमारी यूनिट 7 चली है, कुछ क्लासेस इसकी और लगेंगी अभी, फिर ये यूनिट भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इसी के साथ ही यूनिट 1 के एंड यूनिट 3 के हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी किए हैं, आप उनको भी जाके देख लीजिएगा। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डेवलपमेंट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। कल की क्लास में हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बारे में, जी सेक्स के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे किस तरह से जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट है उसको डेवलपमेंट किस तरह से हुई है, कितने फेजेस थे, कितने स्टेजेस थे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपकी धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो क्या है द डेवलपमेंट ऑफ, एक सेकेंड, The development of the government securities market has been a gradual process. ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे। कैसी प्रोसेस है? धीरे धीरे चलने वाली। मार्क्ड बाई सर्वल की फेजेस हैं। धीरे धीरे ये चली जब आपकी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, सिक्योरिटीज़ मार्केट है, वो धीरे धीरे डेवलप हुई है, धीरे धीरे इसका प्रोसेस चला है एंड इसके अंदर बहुत सारे फेजेस के अंदर इसका रिफॉर्म किया गया। जैसे कि यहाँ पे है कि सर्वल की फेजेस एंड रिफॉर्म के कुछ इसके फेजेस बने, 3-4 फेजेस के अंदर इसको बनाया गया, इस्टेब्लिश किया गया एंड रिफॉर्म किया गया। जब तब इसका एम क्या था? एम एट इन्हेंसिंग इट्स एफिशिएंसी, कि क्या करना है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आपकी हैं उनको इन्हेंस करना है, उनकी दक्षता को बढ़ाना है, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना है, पारदर्शिता को बढ़ाना है एंड डेप्थ में, एंड जो इनकी गहराई है, गहराई में इससे रिलेटेड हमने काम करना है। तो ये इसका एम था कि हमने क्या करना है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट है उसको धीरे धीरे बढ़ाना है, उसकी प्रोसेस धीरे धीरे हमने करनी है, ताकि इसका जो एम है कि इन्हेंस करना है, एफिशिएंसी को, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना है और डेप्थ में इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, तो इसके बारे में नॉलेज हो सके। ठीक है, इसको आपने, ये तो आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो हमने कल पढ़ लिया। अब डेवलपमेंट देखते हैं कितने स्टेजेस में, कितने फेजेस में इसकी डेवलपमेंट हुई है। अर्ली स्टेज एंड इनफॉर्मल ट्रेडिंग। क्या हुआ? जो आपकी स्टार्टिंग एज थी, अर्ली स्टेज थी, उसको आप बोलते हो अर्ली स्टेज या अर्ली फेज आप उसको बोलते हो। स्टार्टिंग में जब ये नया नया था, जब आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जब जस्ट इजाद ही हुई थी, न्यू थी, उस टाइम पे किस तरह की ट्रेनिंग इसके अंदर की जाती थी, किस तरह से ये स्टेज थी, तो उसके बारे में जानते हैं। इनिशियल इशुएंस मतलब कि प्रारंभिक में जब कोई भी इशू किया जाता था सिक्योरिटीज को तो किस तरह से होती थी। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वर ओरिजिनली इशू टू मीट शॉर्ट टर्म फिजिकल नीड। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्यों इशू की जाती थी इनिशियल स्टेज में, स्टार्टिंग की स्टेज में? ताकि वो शॉर्ट टर्म फिजिकल नीड को, जो आय व्यय से रिलेटेड जो आपकी फिजिकल पॉलिसी होती है, आय व्यय पॉलिसी आप जिसको बोलते हो, उस पॉलिसी की शॉर्ट टर्म नीड्स को फुलफिल किया जा सके। इसी के लिए आपकी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थी उनको इन्वेस्ट किया जाता था, उनको ट्रेड किया जाता था। इन मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, बहुत सारी कंट्रीज में जिसमें आपकी इंडिया भी शामिल है, अर्ली इशुएंस वर लार्जली इनफॉर्मल विथ लिमिटेड सेकेंडरी मार्केट एक्टिविटी। अब इसमें क्या होता था, इंडिया को इंक्लूड करके बहुत बड़े लेवल के ऊपर इनफॉर्मली इशुएंस की जाती थी और इसमें सिक्योरिटी मार्केट जो थी, सेकेंडरी मार्केट जो होती थी, वो आपकी लिमिटेड होती थी, उसकी एक्टिविटीज लिमिटेड होती थी। लेकिन इनिशियल स्टेज, प्रारंभ में कोई भी सिक्योरिटीज होती है उनमें इन्वेस्टमेंट कर दी जाती थी। तो ये था आपका इनिशियल स्टेज, ये था आपका अर्ली स्टेज। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है लिमिटेड पार्टिसिपेशन। लेकिन अब क्या होता था, अर्ली स्टेज में साथ साथ में पार्टनरशिप जो होती थी या पार्टिसिपेशन जो होती थी अदर की, वो लिमिटेड होती थी। कुछ ही एरियाज ऐसे होते थे जिनमें, या कुछ ही इन्वेस्टर ऐसे होते थे जो इन्वेस्ट कर सकते थे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर। अर्ली मार्केटर्स आर डोमिनेटेड बाय अ फ्यू इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर एंड बैंक्स विद लिटिल स्टैंडर्डाइजेशन और फॉर्मल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। आपके जो यहाँ पर आपको ट्रेडिंग करनी थी वो भी आपके प्लेटफॉर्म लिमिटेड थे, साथ ही जो इन्वेस्टर करने वाले लोग थे, जिनको जो इन्वेस्टमेंट करते थे, वो भी लिमिटेड थे। ठीक है, इसके बाद जो आपकी स्टेज आती है वो है सेकंड स्टेज, जिसमें आपका
इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हुआ एंड फॉर्मलाइजेशन हुआ। इसमें देखते हैं इसमें क्या है आपका, इसमें आपके प्राइमरी डीलर्स को इस्टेब्लिश किया गया। जो आपके प्राइमरी डीलर्स होते थे, जो इसके बीच में आपके ऑक्शन के थ्रू जनरेट होते थे, जो डीलर्स आपके आते थे, ताकि वो क्या कर सके, प्राइस के अंदर ट्रांसपेरेंसी रख सके, साथ ही वो पार्टिसिपेशन को बढ़ा सके। इसके लिए आपके प्राइमरी डीलर्स को इस्टेब्लिश किया गया। द इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी डीलर्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑक्शन mechanisms helped in standardizing the issuance process। तो ये किस में हेल्प करते थे, आपके जो प्राइमरी डीलर्स होते थे, ये इशुएंस करने में, अगर कुछ भी इशू करना है, गवर्नमेंट को सिक्योरिटीज को इशू करना है, उसमें ये हेल्प करते थे जो आपके प्राइमरी डीलर्स होते थे। एंश्योर करते थे ब्रॉडर पार्टिसिपेशन हो सके एंड मोर ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, जो प्राइस रहे वो ट्रांसपेरेंट रहे, पारदर्शी रहे, जिसके बारे में सबको पता है कि ये प्राइस है तो क्यों ये इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, ये प्राइस है तो ये किन बेसिस के ऊपर जो है आपके डिटरमाइन हो रहे हैं, उसके ऊपर ये देखते थे। तो सेकंड स्टेज में आपके प्राइमरी डीलर्स को इस्टेब्लिश किया गया। साथ में ही आपके कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, कुछ रूल्स बनाए गए। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को, संरचना को, ढांचे को तैयार किया गया जो रूल बनाती है, मेकिंग अथॉरिटीज आपके पास आ गई। ओवर टाइम, कुछ समय पश्चात, रेगुलेटर्स एंड सेंट्रल बैंक्स बिगेन टू फॉर्मलाइज द मार्केट। सेंट्रल बैंक ने क्या किया, आपकी जो मार्केट थी उसको फॉर्मलाइज कर दिया विद स्पेसिफिक गाइडलाइंस एंड पॉलिसीज। साथ में कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस भी इसके लिए बनाए, दिशा निर्देश जारी किए एंड पॉलिसीज मेकिंग करी, पॉलिसीज बनाई, नई नई पॉलिसीज बनाई रेगुलेटरी के लिए कि अगर आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को इशू करना है या कहीं परचेज करना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ प्रॉपर गाइडलाइन तो होनी चाहिए। तो उसको इस्टेब्लिश किया गया, किसके द्वारा, जो आपकी सेंट्रल बैंक है एंड अदर बैंक्स के द्वारा, स्पेसिफिक गाइडलाइन उनके द्वारा, पॉलिसीज उनके द्वारा बनाई गई, जिसने हेल्प किया इन रिड्यूसिंग रिस्क एंड इनिशियल इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। इन्होंने क्या किया, रिड्यूस किया रिस्क को रिड्यूस किया एंड इन्वेस्टर के बीच में इंस्टॉल किया आपके कॉन्फिडेंस को। जब रूल्स बन गए, रेगुलेशन बन गई, तो इससे इन्वेस्टर को ये हो गया ना कि अब हमारे साथ किसी भी तरह का मिसलीडिंग या मिस सेलिंग नहीं होगी। तो इसलिए आपके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आपकी सेकंड स्टेज में आ गई। एक तो प्राइमरी डीलर आ गए और साथ में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आ गई। थर्ड स्टेज आपकी मॉडर्नाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की आ गई। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में आपका मॉडर्नाइजेशन आ गया, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गई। इसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, किस तरह के प्लेटफॉर्म आपके यहाँ पर उपलब्ध कर दिए गए, इलेक्ट्रॉनिक, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है। द शिफ्ट फ्रॉम मैनुअल टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, क्या किया, जो आपके मैनुअल प्लेटफॉर्म होते थे जहाँ पर आप मैनुअली ट्रेडिंग करते थे, गवर्नमेंट मैनुअली इशुएंस करती थी अपनी सिक्योरिटीज का, अब वो इलेक्ट्रॉनिकली होने लगे। सिग्निफिकेंटली इंप्रूव द एफिशिएंसी एंड लिक्विडिटी ऑफ द मार्केट। समय के साथ क्या हुआ, इसने इसकी दक्षता को बढ़ाया, साथ ही लिक्विडिटी को बढ़ाया। ऑटोमेशन, रिड्यूस सेटलमेंट टाइम्स एंड मिनिमाइज ऑपरेशनल रिस्क। जो आपका ऑटोमेशन हुआ, स्वायत्तता हुई, उसने क्या किया, आपका सेटलमेंट को रिड्यूस कर दिया। जो भी विवाद होते थे उनको इजीली सेटल कर लिया जाता था इलेक्ट्रॉनिकली, है ना। एंड टाइम को भी मिनिमाइज कर दिया, कम समय में आप ज़्यादा कार्य कर सकते थे। साथ ही ऑपरेशनल रिस्क को भी कम कर लिया, क्योंकि जब आप ऑपरेशनल कार्य या मैनुअली जब आप कोई कार्य करते हो तो आपके रिस्क होने की संभावना ज़्यादा होती है। जैसे ही आप मशीनों के द्वारा कोई काम करते हो तो उसका कार्य होने की जो संभावना है, गलतियाँ होने की संभावना, वो कम होती है। तो मॉडर्नाइजेशन की वजह से जो आपकी इशुएंस के अंदर या किसी भी तरह से किसी और तरीके के अंदर कोई और प्रॉब्लम आती थी तो उसको बिल्कुल ज़ीरो कर दिया गया या कम करने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट आपके पास आता है मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हेंसमेंट। अब धीरे धीरे मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्हेंस किया गया। मार्केट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो होना चाहिए जिसमें आप क्या करोगे, इसको इशू करोगे सिक्योरिटीज को। डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रलाइज क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम प्रोवाइड ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी एंड रिड्यूस काउंटर पार्टी आपकी वो होती है जो काउंटर देती है, तो इसको रिड्यूस किया गया, मतलब कि जो दोनों के बीच में काम करेगी, तो इसको रिड्यूस किया गया, रिस्क को भी कम किया गया, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्हेंस किया गया। कंट्रीब्यूट टू मार्केट स्टेबिलिटी, और इसने किस चीज़ में हेल्प किया, आपका जो आपका मार्केट के अंदर जो स्थिरता है वो बनी रहे, उसके ऊपर इसने जोर किया या इसके ऊपर फोकस किया गया। नेक्स्ट स्टेज आपके पास आती है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्हेंस किया गया, उसके बाद डाइवर्सिफाई कर दिया गया इंफ्रास्ट्रक्चर को, ताकि हर क्षेत्र में आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंच सके। एक्सपेंडेड रेंज ऑफ प्रोडक्ट, अब क्या किया, एक्सपैंड किया गया आपके प्रोडक्ट्स को। इनिशियली लिमिटेड टू ट्रेजरी बिल
एंड डेटेड सिक्योरिटीज। स्टार्टिंग में क्या होता था कि जो आपके सिक्योरिटीज होती थी वो ट्रेजरी बिल ही होता था जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता था, लेकिन क्या हुआ धीरे धीरे इसके अतिरिक्त और भी आपके पास सिक्योरिटीज आई जिसको आप इशू कर सकते थे। प्रोडक्ट की रेंज को बढ़ाया और भी वेरियस इंस्ट्रूमेंट को इसमें जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया, जो क्या थे सच एज जैसे एसडीएल्स थे आपके, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स थे आपके, क्या थे स्टेट डेवलपमेंट लोन्स इशू बाय स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट लोन देती है तो वो स्टेट के द्वारा सिक्योरिटी है जो इशू करती है, तो उसको स्टेट के द्वारा। इन्फ्लेशन इंडेक्सेस बॉन्ड, इनके बारे में हमने कल की क्लास में अच्छे से पढ़ा हुआ है। डिजाइन टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर फ्रॉम इन्फ्लेशन, तो ये क्यों बनाया जाता है ताकि इन्फ्लेशन से इन्वेस्टर को बचाया जा सके, इसके लिए इसको भी बनाया गया है। जीरो कूपन बॉन्ड ऑफर किए जाते हैं अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड करवाने के लिए। उसके बाद रेगुलेटरी रिफॉर्म एंड मार्केट लिबरलाइजेशन, रेगुलेटरी रिफॉर्म किए गए, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए, साथ ही मार्केट को और ज़्यादा लिबरल बनाया गया, उदार बनाया गया ताकि इजीली वहां पर आप सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट ऑपरेशन आप जिसमें कर सको। इनहेंस ओवरसाइट, रेगुलेटरी बॉडीज एज द आरबीआई सच एज द आरबीआई ऑफ इंडियन, सेबी इन इंडिया। अब रेगुलेटरी बॉडीज कौन है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को देखती है, सेबी देखती है एंड आरबीआई आपका देखता है। स्ट्रेंथन ओवरसाइट विच इंक्लूडेड टाइटर डिस्क्लोजर, अब इसमें क्या किया गया डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट को, कि सभी को डिस्क्लोजर होना चाहिए कि गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, कौन सी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रही है, कौन सी सिक्योरिटीज को इशू कर रही है, इसके अंदर डिस्क्लोजर होना चाहिए, जनता को सब पता होना चाहिए। रोबस्ट ऑक्शन प्रोसेसेस, अब ऑक्शन प्रोसेस जो है इसके बारे में भी पता होना चाहिए एंड रेगुलर मार्केट सर्वाइलेंस, और साथ में ही मार्केट का सर्वाइलेंस इसको रेगुलरली करना पड़ेगा। सो ये आपका इनहेंस ओवरसाइट के अंदर आ गया। धीरे धीरे अब आपका जो ओएमओ है या आपका ओपन मार्केट ऑपरेशंस हैं जो गवर्नमेंट करते हैं सिक्योरिटीज के अंदर, उसको भी इनहेंस किया जाने लगा। लिबरलाइजेशन मेजर्स, अब धीरे धीरे जो आपका लिबरलाइजेशन है, उदारवादिता है, अब उसको मेजर किया जाए कि कितनी उदार है आपकी मार्केट। पॉलिसी रिफॉर्म एम्ड एट मार्केट लिबरलाइजेशन हेल्प ओपन द मार्केट टू वाइडर एरिया ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन। अब क्या बोला गया, जो आपके पॉलिसीज बनाई गई है लिबरलाइजेशन के लिए, उदारवादिता के लिए, जो क्या करती है डोमेस्टिक में ही आपके वो एरियाज को खोलती है, साथ ही वो इंटरनेशनल मार्केट को भी खोल देती है, किसके लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। देयर बाय इंक्रीजिंग डेप्थ एंड लिक्विडिटी, जो क्या करती है इंक्रीज करती है डेप्थ को, गहराई को एंड लिक्विडिटी को भी ये बढ़ाती है, तो ये आपका लिबरलाइजेशन मेजर भी ये करती है। उसके बाद आता है इंटीग्रेशन विद ग्लोबल मार्केट। अब धीरे धीरे हमारे मार्केट खुलने लगी है, कैसी, इंटरनेशनली वो जाने लगी है। अब इंटीग्रेशन किया गया ग्लोबल मार्केट के साथ भी, अपने डोमेस्टिक मार्केट को मिलाया गया। ग्लोबल बेंचमार्क निर्धारित किए गए कि ग्लोबली जब आप सिक्योरिटीज को खरीदोगे या बेचोगे तो वहां पर आपको कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, उसके लिए एक बेंचमार्क निर्धारित किया गया। इंटरेस्ट रेट के ऊपर इसके ऊपर बात की गई। फिर क्या किया, फॉरेन पार्टिसिपेशन को भी इसमें धीरे धीरे बढ़ाया गया कि आपने जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो अपने फॉरेन के अंदर भी आप कर सकते हो, एज वेल एज डोमेस्टिक के साथ करते हो, एज वेल एज आप फॉरेन के साथ भी कर सकते हो, उसके लिए भी मार्केट को खोल दिया गया। विद इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड स्टेबिलिटी दीज मार्केट्स अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर। फर्दर डिपेंडिंग किसके ऊपर है, लिक्विडिटी एंड इंटीग्रेशन दैम विद द ग्लोबल कैपिटल मार्केट सिस्टम के साथ भी इसको हमने मिलाया। तो ये था आपके पास जो अभी हमने पढ़ा, तो ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। ग्लोबलिंग बेंचमार्क है, या किस तरह से आपकी जो फाइनेंशियल मार्केट है या गवर्नमेंट फाइनेंशियल मार्केट है उसका उदय हुआ है, किस तरह से बनी है, किस तरह से स्टेजेस, इसके अंदर हिस्ट्री क्या है इसकी, इसको आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर स्पेशलाइज्ड। अब जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके बारे में पढ़ते हैं कि डीएफआईज क्या होते हैं। ये क्या होते हैं, ये आपके लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं आपके प्रोजेक्ट्स के लिए। जो नई नई इंडस्ट्रीज है, नई नई इंडस्ट्रीज खुल रही हैं या पुरानी इंडस्ट्रीज है, उनके अंदर कोई नया प्रोजेक्ट चला है, उस प्रोजेक्ट के लिए लोन प्रोवाइड करवाती हैं जो आपकी डीएफआईज है। डेवलपमेंट करने के लिए जो फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं उनको आप डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलते हो। तो ये कैसे हैं, आर स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म कैपिटल एंड एडवाइजरी सर्विस टू प्रमोट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसको ये प्रमोट करती है, किसके लिए लोन, एडवाइजरी है, या तो उसको एडवाइस देगी उस इंडस्ट्री को, या तो उसको लोन की, लॉन्ग टर्म लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगी, किसको, इंडस्ट्री को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिसको चाहिए उनको।
अनलाइक कमर्शियल बैंक विच प्राइमरली फोकस ऑन शॉर्ट टर्म क्रेडिट एंड डिपॉजिट। किसके अतिरिक्त जो आपके बैंक होते हैं, बैंक आपके किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, शॉर्ट टर्म लोन देने के लिए, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स के लिए वो फोकस करते हैं। साथ ही जो आपके DFIs होते हैं वो आपके लॉन्ग टर्म के लिए फोकस करते हैं। DFIs are designed to meet the long-term financial needs to project that derive economic growth and development. They often support sectors that are underserved by conventional banks such as infrastructure, agriculture। तो MSME हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एनी अदर कोई प्रोजेक्ट हो गया लॉन्ग टर्म के लिए जिसको फाइनेंस की फैसिलिटीज़ चाहिए, जो जहाँ पर कमर्शियल बैंक आपको लोन प्रोवाइड नहीं करते हैं, वहाँ पर आपको डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वहाँ पर आपको उस प्रोजेक्ट के लिए लोन प्रोवाइड करवाते हैं या एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। इसके लिए कुछ वो चार्ज करते हैं और जब लोन देते हैं तो उसके लिए इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। सो फीचर देख लेते हैं, इसके फीचर क्या है। लॉन्ग टर्म कैपिटल ओरिएंटेशन, तो क्या करता है, लॉन्ग टर्म के लिए ये कैपिटल प्रोवाइड करवाता है प्रोजेक्ट्स के लिए। तो डेवलपमेंट बैंक स्पेशलाइज इन प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म फंडिंग विच इज क्रूशियल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। किसके लिए इनको यूज किया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो आपके होते हैं, इंडस्ट्रीज को एक्सपेंशन करना है या अदर वेंचर दैट रिक्वायर सब्सटेंशियल इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड टाइम टू जनरेट रिटर्न। वही है, या कहीं प्री इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या कहीं इनको लोन की आवश्यकता है, तो ये इनको DFIs इनको प्रोवाइड करवाती है। सेकंड पॉइंट आपके पास आता है गवर्नमेंट सपोर्ट एंड इंटरवेंशन। अब गवर्नमेंट इसको सपोर्ट भी करती है एंड साथ में ही इसके प्रोजेक्ट्स में वो इंटरवेंशन भी करती है। इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप। ऑफन दीज बैंक्स आर इधर होली और पार्शली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। जो ये आपके पास बैंक्स होते हैं या आपके पास इंस्टीट्यूशन होते हैं जो DFIs होते हैं, या तो वो होली गवर्नमेंट के द्वारा पूरी तरह से गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड किए जाते हैं, या पार्शली हाफ से ज़्यादा जो है आपका गवर्नमेंट का इसमें होता है शेयर, या तो हाफ इसमें शेयर गवर्नमेंट का होता है। तो ये क्या होती है, होली गवर्नमेंट ओन्ड होती है या तो पार्शली गवर्नमेंट ओन्ड होती है। दिस बैकिंग नॉट ओनली प्रोवाइड द स्टेबल कैपिटल बेसिस बट ऑल्सो अलाइंस देयर ऑपरेशन विद नेशनल डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड प्रायोरिटीज को भी ध्यान में रखती है कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट के लिए आप लोन प्रोवाइड ना करवा दो जो देश के लिए हानि करता हो, या ऐसे आप बम बनाने के लिए दे दिया, उसके लिए प्रोजेक्ट के लिए पैसा लगा रहे हो, नहीं तो वो देश की सुरक्षा के बाहर है, तो उसको देखती है। इसके लिए इंटरवेंशन करेगी गवर्नमेंट की क्या उनसे प्रोजेक्ट के लिए लोन की सुविधा प्रोवाइड करवा जा रही है DFIs के द्वारा। उसके बाद आता है कैटालिटिक रोल। कैसा रोल आता है, कैटालिटिक रोल, प्रेरक का रोल, जो कार्य करना है उसके लिए। अब देखते हैं, दे एक्ट एज कैटलिस्ट इन फाइनेंशियल सिस्टम बाय मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज एंड स्टिमुलेशन प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। देयर इन्वॉल्वमेंट कैन रिड्यूस द प्रिसाइव्ड रिस्क फॉर अदर प्राइवेट इन्वेस्टर। तो यदि आप DFI से लोन लेते हो, अदर प्राइवेट सेक्टर से लोन लेने से बेटर है, यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट भी कम पड़ता है एंड अदर से रिस्क भी इसमें कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है फोकस ऑन अंडर डेवलप्ड सेक्टर। तो किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, मेजरली ये फोकस करता है जो आपकी अंडर डेवलप्ड सेक्टर होते हैं, जो अभी डेवलप नहीं हुए हैं, उनके ऊपर ये फोकस करता है। डेवलपमेंट बैंक टेंड्स टू फोकस ऑन सेक्टर और रीजन्स दैट आर अंडर डेवलप्ड और अंडर सर्व्ड बाय ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंश्योरिंग बैलेंस रीजन। तो मतलब बेसिकली देखा जाए तो मतलब ये है कि जो अंडर डेवलप्ड सेक्टर है, अंडर डेवलप्ड एरियाज है, उसके लिए फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध करवाता है। उसके बाद आपके पास आता है एडवाइजरी एंड टेक्निकल सपोर्ट। एडवाइजरी एंड टेक्निकल सपोर्ट भी आपके DFIs प्रोवाइड करवाते हैं। किसको, जिसको भी चाहिए होंगे उसको करवाएंगे ना, और किसको करवाएंगे, बियॉन्ड जस्ट फंडिंग, ना कि ये फंड प्रोवाइड करते हैं, लेकिन टेक्निकल सपोर्ट एंड एडवाइजरी बॉडी के रूप में भी ये काम करते हैं। डेवलपमेंट बैंक्स ऑफन ऑफर गाइडेंस ऑन प्रोजेक्ट सिलेक्शन, कि कौन सा प्रोजेक्ट को आपको सिलेक्ट करना चाहिए, फैसिबिलिटी स्टडीज को, संभावना को देखता है, एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग, फाइनेंस को स्ट्रक्चर करने में भी हेल्प करता है। दिस सपोर्ट हेल्प इन इनहेंसिंग प्रोजेक्ट आउटकम एंड एंश्योरिंग इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो इसमें ये हेल्प करता है। नेक्स्ट आपके पास आता है रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। अब इसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करता है। ड्यू टू देयर डेवलपमेंटल मैंडेट एंड गवर्नमेंट बैकिंग, डेवलपमेंट बैंक्स कैन ऑन प्रोजेक्ट विद हायर रिस्क प्रोफाइल। तो हाई रिस्क को प्रोफाइल करता है क्योंकि इसके पीछे किसका सपोर्ट होता है, गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास पॉइंट आता है हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अभी तक तो हमने DFIs पढ़ा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ा, अब डेवलपमेंट बैंक को किस तरह से स्टैब्लिश किया गया था, इसकी हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। अर्ली हिस्ट्री, अर्ली ईयर्स, पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा,
इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद का इरा, जस्ट बाद का समय, उस टाइम पे आपके बैंक कैसे थे या उनकी डेवलपमेंट किस तरह से हुई है। तो सबसे पहले कौन सा आपका बैंक बना था? IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसमें आपको क्या याद रखना है? इसमें आपको ये नाम याद रखना है, फुल फॉर्म याद रखनी है, और ये कब ये इस्टेब्लिश किया गया था, ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, आपको इसमें ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन मैचिंग का आता है, और मैचिंग के क्वेश्चन में आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि IFCI कब बना था। जैसे इधर लिख दिया IFCI, इधर लिख दिया 1991, इधर लिख दिया 1948, साथ में ही आपका सिडबी लिख दिया, या साथ में आपका नबार्ड लिख दिया, या आगे SFCs लिखिए तो वो कब बने हैं। तो इस तरह से आपको उसको यहाँ से मैचिंग का क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ से आपको सिर्फ ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से बेसिक्स आपको ये है, इसका फुल फॉर्म याद रखना है, कब ये बना है, सिर्फ ये चीज़ें आपको याद रखनी है इसके बारे में। ठीक है, होता क्या है IFCI? वन ऑफ द अर्लीस्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब डेवलपमेंट की बात की जा रही है, तो डेवलपमेंट करने के लिए ही ये बैंक आपका बनाया गया है। तो अर्लियर, सबसे पहले जो बना था पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद आपका IFCI बना था डेवलपमेंट करने के लिए। IFCI वाज एस्टेब्लिश्ड टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट एंड सपोर्ट द नेस्केंट इंडस्ट्रियल सेक्टर इन अ न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया। कि जो नए इंडिया के अंदर, न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया है क्योंकि अभी जस्ट हमें स्वतंत्रता मिली है 1947 में, एंड 1948 में आपका IFCI को इस्टेब्लिश कर दिया गया। तो इसका काम ये था कि लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज करना है, एंड जो आपकी नेस्केट, मतलब इसका मतलब होता है जो आपकी नवजात इंडस्ट्रीज हैं या नवजात इंस्टीट्यूशन नए हैं, जस्ट अभी सेटअप किए गए हैं, उसके लिए लोन प्रोवाइड करवाना है, उनको डेवलपमेंट करना है, ये इसका काम था। नेक्स्ट आपके पास आता है ICICI। इसका आपका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1955 में। IFCI को कब किया गया था? 1948 में। रिलेट करके देखना है आपने इनको, और ध्यान रखना है, यहाँ से आपको मैचिंग का क्वेश्चन जरूर आएगा यहाँ से। उसके बाद इसको लॉन्च किया गया था टू ब्रिज द गैप इन इंडस्ट्रियल क्रेडिट। ICICI बिगेन एज अ गवर्नमेंट बैक्ड इंस्टीट्यूशन फोकस्ड ऑन फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। किसके ऊपर इसने फोकस किया? फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर, जो आपकी जहां जिन इंडस्ट्री को फाइनेंस की सुविधा चाहिए उसके लिए इसके ऊपर फोकस किया। ओवर टाइम इट इवॉल्व्ड इनटू अ मेजर प्राइवेट सेक्टर फाइनेंशियल। तो ठीक है, तो ये क्या करता है? मेजरली ये जो आपके प्राइवेट सेक्टर होते हैं, प्राइवेट सेक्टर के लिए ये लोन की सुविधा उपलब्ध करवाता है। उसके बाद एक्सपेंशन इरा आ गया 1960 एंड 1970 में, जब आपके बैंक्स की, जब आपके ऑल ओवर इंडिया की डेवलपमेंट आपकी हुई 60-70s के दशक में, तब आपका कौन सा बना? 1964 में आपका IDBI बना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये भी डेवलपमेंट करने के लिए ही बना, इसको भी आपने याद रखना 1964 में। एक 1948, 1955, 1964 रिकॉग्नाइजेशन द नीड ऑफ स्पेशलाइज। तो इनमें बेसिकली क्या है? लॉन्ग टर्म के लिए ही लोन प्रोवाइड करते हैं, डेवलपमेंट करने के लिए ही करते हैं, एक प्राइवेट सेक्टर के लिए करता है ICICI। इसी तरह से आपको याद, इसमें कुछ खास नहीं है, इसमें से सिर्फ आपको यही याद रखना है कि ये कब बना है और कितने ईयर में बना है, क्या नाम है। नबार्ड की फुल फॉर्म पूछ ली जा सकती है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नबार्ड 1992 में बना था, टू एड्रेस द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट को बनाने के लिए। किसके लिए? स्पेसिफिक नीड्स ऑफ एग्रीकल्चर की नीड्स को फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए, एंड रूरल को, ग्रामीण क्षेत्र को डेवलप करने के लिए नबार्ड को इन्फॉर्म किया गया। Amalgamation earlier agriculture credit institution, its mandate was to provide refinancing support to rural credit। अब ये क्या करेगा? रूरल इंस्टीट्यूशन है, रूरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है, उनको अगर फाइनेंस की सुविधा, जैसे RRBs होती हैं, उनको ये फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। अगर उनको कोई फाइनेंस की सुविधा चाहिए होती है तो ये उसको रिफाइनेंस करवाते हैं नबार्ड। सो ये नबार्ड का काम है। कब बना है? 1982 में बना है। फोकस ऑन स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड रिफॉर्म 1990s ऑनवर्ड। अब क्या 1980s तक पढ़ लिया, उसके बाद 1990s में आपके किसके ऊपर? स्मॉल इंडस्ट्रीज के ऊपर ज़्यादा फोकस किया। उसके बाद आपका बना सिडबी, जो 1990 में बना, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या करता है? जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं आपकी, स्मॉल इंडस्ट्रीज को ऊपर उठाने के लिए, उनको डेवलपमेंट करने के लिए ये फाइनेंस की फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाते हैं। तो यहाँ का सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल कब बना है? 1990 में। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, जब स्मॉल इंडस्ट्रियल रिफॉर्म हुआ है 1990s में, तभी ये आपका बना दिया गया था। उसके बाद इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड रिफॉर्म। धीरे धीरे लिबरलाइजेशन कब आया? 1991 में LPG आया, उस टाइम में आपका रिफॉर्म हुआ, नए नए लिबरल बनाया गया इकोनॉमी को। The early 1990s brought significant economic reform and financial liberalization. These changes increase competition in the financial sector and promote
किसको करता है? डेवलपमेंट बैंक्स टू मॉडर्नाइज डाइवर्सिफाई देयर प्रोडक्ट। ये आपका मतलब धीरे धीरे आपकी डेवलपमेंट भी होने लगी, इंक्रीज हुआ, लिबरलाइजेशन में चेंजेस आए, बैंकिंग मॉडर्नाइजेशन यहाँ पर की गई। नेक्स्ट आपके पास आता है IDBI। नेक्स्ट आपके पास आता है IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसको हम ब्रीफली अब देख लेते हैं क्या है इसके अंदर। हमने जस्ट अभी इसके बारे में पढ़ा IDBI के बारे में। कब इसको इस्टेब्लिश किया गया था? इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1964 में। कब किया गया था? 1964 में। 1964 में। इस तरह से आपको इसको याद रखना है। अर्ली 60s के अंदर, 60s 70s के अंदर ये बना था। 64 में आपका IDBI बना था, जिसका काम है आपके जो डेवलपमेंट, आपके जो इंस्टीट्यूशन है जिनको फाइनेंस की फैसिलिटीज़ है, उनको फाइनेंस की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं, उनको डेवलपमेंट करते हैं। IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इज अ पब्लिक सेक्टर फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। इसके आधे से ज़्यादा किसका हिस्सा है? आपकी गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट इसको ओन करती है। इट प्रोवाइड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग रिटेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स। तो इसके बारे में ये देती है। इसका फुल नेम क्या है? इसका फुल नेम है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। एक सेकेंड। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया कब बनाया गया था? 1 जुलाई 1964 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया। ये आपको याद रखना है। ओवरव्यू। ओनरशिप कौन करती है? इनिशियली इट वाज होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसके द्वारा होली ओन्ड किया जाता है? IDBI, जिसको 1964 में बनाया गया था, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र में है, जिसको होली ओन करती है गवर्नमेंट। करंटली इट इज अ सब्सिडरी ऑफ LIC। किसकी सब्सिडरी बॉडी है आपकी IDBI? LIC की। विच होल्ड्स अ मेजॉरिटी स्टेक। जो LIC आपकी क्या करती है? मेजॉरिटी स्टेक को अपने पास रखती है। सर्विसेज ऑफर इसके द्वारा क्या की जाती है? रिटेल बैंकिंग, सेविंग एंड करंट अकाउंट्स की फैसिलिटी देता है, फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट, लोन्स की, होम लोन, पर्सनल लोन, ऑटो लोन्स ये देता है, कॉर्पोरेट बैंकिंग, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, टर्म लोन्स, ट्रेड फाइनेंस, डिजिटल बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, म्यूचुअल, ये सब आप देख लीजिए, बॉन्ड, इंश्योरेंस सर्विस, ये सब फैसिलिटीज ये प्रोवाइड करता है आपका IDBI। उसके बाद आपके पास आता है IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, जिसको आपने 1940, जो हमने सबसे पहले पढ़ा है IFCI, 1948 में जिसको स्टैब्लिश किया गया था। IFCI लिमिटेड है आपका पास। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द इंडियाज ओल्डेस्ट डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। इट वाज एस्टैब्लिश इन 1948 टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इंडस्ट्री को ग्रोथ करने के लिए ये क्या करता है? फाइनेंस की सुविधाएं प्रोवाइड करता है। ओवरव्यू देख लेते हैं इसका। इंडियन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नाउ IFCI। ठीक है, ये है इसका कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसको क्या बोलते हैं? IFCI बोलते हैं। 1948 में बना है, न्यू दिल्ली इंडिया के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ओनरशिप क्या है? इट इज गवर्नमेंट ओन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। गवर्नमेंट के द्वारा ओन की जाती है, लेकिन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन क्या होता है। फंक्शन क्या है इसके IFCI के? प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। तो प्रोजेक्ट्स के लिए तो फाइनेंस की सुविधा देते हैं हम। कौन से प्रोजेक्ट हो जाते हैं? लाइक पावर है, रोड्स है, टेलीकॉम है एंड हेल्थ केयर है। इसके लिए ये असिस्ट करता है स्मॉल, मीडियम, लार्ज एंटरप्राइजेस के लिए, ये बिजनेसेस के लिए लोन की सुविधा, इन प्रोजेक्ट्स के लिए लोन ये प्रोवाइड करता है। फाइनेंशियल असिस्टेंस के रूप में काम करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए ये काम करता है। वेंचर कैपिटल एंड इक्विटी पार्टिसिपेशन के बीच में भी हेल्प करता है आपकी। प्रमोट करता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ को, कि इंडस्ट्री को, जिस इंडस्ट्री को ये लोन प्रोवाइड करेगा उसकी तो ग्रोथ ही होगी ना, उसकी ग्रोथ के लिए हेल्प करता है। उसके बाद आपके पास आता है स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन। स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन देखते हैं क्या होता है। स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्ले अ क्रूशियल रोल इन फोस्टरिंग रीजनल डेवलपमेंट बाय। अब स्टेट लेवल होता है कि हर एक स्टेट के अंदर स्टेट को डेवलप करने के लिए, स्टेट की डेवलपमेंट करने के लिए इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं, जो स्टेट के प्रोजेक्ट्स में हेल्प करते हैं, उनको एडवाइस करते हैं, उसमें वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। स्मॉल बिजनेस इसको ऊपर उठाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ के लिए प्रोवाइड करते हैं। तो ये इनको आप बोलते हैं स्टेट लेवल के इंस्टीट्यूशन। जो आपके हैं कौन से हैं? SFCs, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। ठीक है, जो क्या करता है? स्टेट लेवल के लिए स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइजेज होती हैं, उनको ये लोन की सुविधा प्रोवाइड करते हैं, जिसको 1951 में बनाया गया था। SFCs को कब बनाया गया था? 1958 में। आज की क्लास में आपको मेजरली याद रखना है कौन सा इंस्टीट्यूशन कब बना है, कौन से सन में बना है और कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। बस इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फुल फॉर्म इसकी याद रखोगे आप। ठीक है, तो ये प्रोवाइड करता है। सभी का बेसिकली काम सभी का सेम ही है, लोन प्रोवाइड करना है। कुछ स्मॉल
इंडस्ट्रीज को करते हैं, कुछ मीडियम को करते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म लोन करते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म करते हैं, ठीक है। सो ये इसके कुछ फंक्शन इनको आप देख लीजिएगा। और है उसके बाद स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, सिड्स आर स्टेट लेवल एजेंसीज टास्क विद प्रमोटिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट इन रिस्पेक्टिव स्टेट्स, ठीक है। ये इसके फंक्शन क्या है, प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस फॉर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस से रिलेटेड या टेक्निकल सहायताएं ये प्रदान करते हैं। डेवलप द मैनेज इंडस्ट्रियल ई स्टेट पार्क्स एंड सेज होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए स्पेशली असिस्ट करते हैं। फैसिलिटेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, PPP को भी ये फैसिलिटेट करते हैं इन इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। प्रमोट इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड एंड रूरल एरियाज को भी ये प्रमोट करता है। उसके बाद आपके पास आता है स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसके बारे में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है, वो है आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब आपके नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो होते हैं कि ये तो बैंकों के जैसे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लेकिन बैंकों के जैसे रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, या ये क्या होते हैं बैंकों के जैसे रेगुलेट नहीं किए जाते लेकिन फैसिलिटीज़ ये वैसी ही प्रोवाइड करवाते हैं। एक तरह के ये बैंक ही होते हैं, ठीक है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑल्सो नोन एज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जिसके बारे में मैंने पीछे बात की, ये वही चीज़ है। अब चलिए इसके बारे में देखते हैं क्या है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इन इंडिया एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड बैंकिंग लाइक सर्विसेज विदाउट होल्डिंग अ बैंकिंग लाइसेंस, तो इनके पास क्या होता है, बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है, तो बैंकिंग की सर्विस तो ये प्रोवाइड करते हैं लेकिन विदाउट होल्डिंग बैंकिंग लाइसेंस, इनके पास किसी भी तरह का कोई बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है, लेकिन फिर भी किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिस तरह से एक बैंक हर प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड करता है ना। दे आर इंटरनल पार्ट ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, का एक आंतरिक भाग है ये भी, ऑफरिंग क्रेडिट एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू सेक्टर नॉट एडिक्वेटली सर्व्ड बाय ट्रेडिशनल बैंक। अब ये क्या करता है, ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है जो एडिक्वेटली पूरी पर्याप्त रूप से आपके जो कमर्शियल बैंक हैं उनके द्वारा, या ट्रेडिशनल बैंक हैं आपके, जो आपके कमर्शियल बैंक जिनको आप बोलते हो, उनके द्वारा जो फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करवाई जाती हैं, पर्याप्त नहीं होती हैं, तो उन सर्विसेज को आपका कौन प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करते हैं जो है आपका NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। नो बैंकिंग लाइसेंस, अब जैसा कि हमने देखा इसके अंदर किसी भी तरह का कोई बैंकिंग लाइसेंस आपके पास नहीं होता है। NBFCs कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, ये डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ ये विड्रॉल देते हैं, सिर्फ लोन की सुविधा प्रोवाइड करते हैं। लोन एंड क्रेडिट सर्विसेज, ये सिर्फ लोन एंड क्रेडिट की फैसिलिटीज ही प्रोवाइड करते हैं, इनको भी RBI के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, जिस तरह से आपके नॉर्मल बैंक्स कमर्शियल बैंक्स को रेगुलेट किया जाता है। फोकस ऑन स्पेसिफिक सेक्टर, अब NBFCs क्या करते हैं, कुछ स्पेशल फैक्टर के ऊपर ही, कुछ स्पेशल सेक्टर्स के ऊपर ही फोकस करते हैं, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ NBFCs देख लेते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के अब टाइप्स किस तरह के हैं, तो स्पेशलाइज इन फाइनेंसिंग फिजिकल एसेट लाइक व्हीकल, मशीनरी और इक्विपमेंट, एग्जांपल श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, सुंदरम फाइनेंस, जो ये है इस तरह से स्पेशलाइज, जो कुछ एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए ही आपको लोन की सुविधा प्रोवाइड करते हैं, जैसे कुछ व्हीकल के लिए व्हीकल लोन ही देंगे, कुछ मशीनरी के ऊपर लोन देंगे, कुछ और इक्विपमेंट के ऊपर ही लोन की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। उसके बाद आपके पास आता है इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनीज, किस तरह की कंपनीज ये हो सकती हैं, ICCs हो सकती हैं, इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनीज हो सकती हैं, जिसका मेन काम है इन्वेस्टमेंट करना है एंड क्रेडिट की सुविधा उपलब्ध करवाना है। प्रोवाइड लोन एंड एडवांसेस फॉर बिजनेसेस और पर्सनल नीड एंड इंगेज इन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, उनके लिए लोन की सुविधा प्रोवाइड करवाते हैं जिनका मेजरली काम क्या होता है कि लोन लेना है एंड उसको कहीं पर इन्वेस्ट करना है, वो इंडिविजुअली भी हो सकता है, कंपनी लेती है वो भी हो सकता है, जिसका मकसद है कि उसको कहीं ना कहीं उसको इन्वेस्ट करना है। एग्जाम्पल जैसे बजाज फाइनेंस करते हैं, L&T फाइनेंस आपकी करती है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, ऐसी कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन की सुविधा उपलब्ध करवाती है, जैसे रोड्स बनाने के लिए, पावर प्लांट हो गया, पोर्ट्स हो गए, ये आपके क्या है, ये आपके इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, ठीक है। जैसे IDFC करता है, PTC करता है, या फाइनेंशियल सर्विस ये प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, HFCs, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, तो ये हाउस लोन के लिए, होम बायर्स के लिए लोन की सुविधा उपलब्ध करवाती है, रियल एस्टेट के लिए जो लोन से, होम से रिलेटेड, हाउस से रिलेटेड बिजनेसेस करते हैं।
उसके बाद आपके पास आता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड स्मॉल, क्या करते हैं ये, प्रोवाइड स्मॉल लोन्स टू लो इनकम इंडिविजुअल। अब माइक्रो फाइनेंस छोटे से छोटे लेवल के ऊपर छोटा सा लोन जिसको किसी को भी चाहिए होता है उस तरह के लोन भी ये प्रोवाइड करवाते हैं। इंडिविजुअल्स के लिए भी करवा सकते हैं इन रूरल और सेमी अर्बन एरिया में। कहाँ पर इंडिविजुअल्स को करवाएंगे, स्मॉल लोन्स होता है रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज में करवाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे बंधन बैंक करता है, SKS माइक्रो फाइनेंस आपके करते हैं। उसके बाद रोल ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का देख लेते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसको आप NBFI बोलते हो या NBFC कंपनी भी बोल सकते हो, प्ले अ वाइटल रोल इन अ डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ अ कंट्री इकोनॉमी ऑन complementary the activity of banks, their unique service and financial product help fill gaps। तो ये है इसका कुछ काम है जो फैसिलिटीज़ आपके कमर्शियल बैंक्स नहीं कर पाते हैं, उनको ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज पूरा करती है। जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन ये करती है, समावेश करती है, फाइनेंस को इंक्लूज करती है, जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पर फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध करवाती है। उसके साथ ही उसके पास सपोर्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमी की ग्रोथ में हेल्प करती है, क्योंकि छोटे छोटे बिजनेसेस को लोन की सुविधा उपलब्ध करवाती है जो अपनी मर्जी से अपना रोजे वो चला सकते हैं या अपना दिन प्रतिदिन का काम करके भी वो अपने बिजनेस को स्मॉल लेवल के ऊपर चलाते हैं, उसके लिए भी फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध करवाती है। इससे इकोनॉमिक ग्रोथ की होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए भी ये लोन की सुविधा उपलब्ध करवाती है, जैसे हाईवेज बनाने हैं, पावर प्लांट करनी है, रेलवे एंड पोर्ट्स के लिए भी फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध करवाती है। उसके बाद आता है कंप्लीमेंटिंग बैंक्स। अब ये क्या करते हैं, ऐसे बैंक जो कंप्लीशन के लिए यूज किए जाते हैं, चलने के लिए, जो आपके एक दूसरे के बिना जिनका काम नहीं हो सकता है, उसके लिए भी है। उस तरह का बैंक भी है, जैसे आपके व्हीकल लोन्स आगे, लीजिंग आ गई, फैक्टरिंग आ गई, पर्सनल लोन, इस तरह से निश मार्केट के ऊपर ये फोकस करते हैं। बेसिकली किसी एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे, उसके रिगार्डिंग लोन की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। उसके बाद प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये क्या करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को भी प्रमोट करते हैं। किस तरह से करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, जब स्मॉल लेवल के ऊपर किसी को फाइनेंस की सुविधा चाहिए ना, तो ये फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं उसको। इसकी वजह से क्या होता है, जो व्यक्ति अपना खुद का काम करना चाहता है वो इसे इजीली कर सकता है। इससे एंटरप्रेन्योरशिप को भी प्रमोट किया जाता है, नई नई इनोवेशन को प्रमोट किया जाता है। उसके बाद आता है लिक्विडिटी एंड क्रेडिट अवेलेबिलिटी। तो लिक्विडिटी भी है, कैश में ही आपको फाइनेंस उपलब्ध करवाता है, साथ ही अवेलेबिलिटी, हर जगह पर जहाँ पर आपको लोन की सुविधा चाहिए वहाँ पर आपको लोन की सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। तो ये था आपके पास रोल, और ये थे आपके पास इसके कुछ कार्य, फंक्शंस जो अभी आपने देखे। ठीक है, रोल। अब इसी के साथ ही हमारा आज का टॉपिक खत्म हो जाता है। कल की क्लास में हम करेंगे आपका म्यूचुअल फंड्स, इसके बारे में देखेंगे, नेक्स्ट इसका क्या है। इसके बाद एक और चैप्टर आपका इंश्योरेंस इसके बाद है, आपके पास बच जाएगा, उसको हम करेंगे। अभी इस चैप्टर की एक या दो क्लासेस अभी इसकी और लग जाएंगी, 3-4 क्लासेस उसके लग जाएंगी, 5-6 क्लासेस अभी और लगने बाकी हैं इस यूनिट की। तो स्टे ट्यून्ड और अच्छे से पढ़िए, अच्छी तैयारी कीजिए जून 2025 के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आपको अच्छा लगा होगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, कुछ और तरह से टॉपिक लाने की ज़रूरत है, किस तरह की क्लासेस आपको चाहिए, उसके लिए सजेशन आप मुझे दे सकते हो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।